चैनल 24 न्यूज़ प्लस में आज सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक खास मुलाकात लेके आए हैं आपके लिए। हमारे बम्बई से पधारे हेमंत आचार्य जी, जो गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं। आइए हम उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। तो हेमंत जी, हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने संगीत की यात्रा कब प्रारंभ की? सतीश जी, बचपन से ही मुझे शौक रहा और संगीतमय परिवार में मेरा जन्म हुआ। आदरणीय पंडित बल्लभदास आचार्य जी, जो कि जाने माने जयपुर घराने के गायक रहे हैं, उनसे वो मेरे पिता और मेरे प्रथम गुरु थे। तो बचपन में जब आँख खोली घर में तो संगीत विरासत में मिला, तो सहज रूप से प्राप्ति हुई और लगभग 6 वर्ष की उम्र में पहली बार मैंने स्टेज कार्यक्रम दिया। तो ये तो घर से तो आपकी शुरुआत हो गई, तो क्या आपने विधिवत रूप से कहीं पर शिक्षण इसका संगीत का लिया आपने? जी, मैंने विधिवत शिक्षा ली है। ग्वालियर घराने की मशहूर गायिका डॉक्टर लीलावती अरसुले, वो मेरी गुरु हैं। मैंने उनसे सीखा है और सीखना तो आज भी जारी है, क्योंकि संगीत एक जन्म में पूरा नहीं सीखा जा सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो यात्रा जारी है। और गायन के साथ साथ तबला भी मैंने बनारस घराने का तबला भी सीखा है, ठाकुर किशन सिंह जी उनसे। और उनके बाद में अलवर में जो थे गुदई महाराज जी के शिष्य, आपने नाम सुना होगा, तो उनसे मैंने सीखा है। तो आप हमें बताइए, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने बचपन में कोई प्रतियोगिता जीती है? चूंकि बचपन से गाता रहा हूँ, तो स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर और यूनिवर्सिटी के स्तर पर ईश्वर की कृपा रही कि जब भी टूर्नामेंटों में जाता था तो हमेशा प्रथम स्थान ही मिला, और ईश्वर की कृपा और माता पिता गुरु का आशीर्वाद मानता हूँ। वाह। तो हम जानना चाहेंगे हेमंत जी कि आपकी ये जो बम्बई में जो यात्रा प्रारंभ हुई, हमारे सूर्य नगरी के दर्शक बहुत बेताब हैं ये जानने के लिए कि आपने वहां पर ये जो आपकी यात्रा प्रारंभ की, तो वो कहाँ से प्रारंभ किया, आप जरा बताएंगे? लगभग 2002 में मैंने जयपुर से अपना कार्य को बम्बई में कर्म क्षेत्र चुना, और 2002 से मैं बम्बई में हूँ निरंतर। तब से वहाँ भोजपुरी फिल्में, राजस्थानी फिल्में, एल्बम्स, सीरियल का संगीत निर्देशन और गायन मेरा मुख्य क्षेत्र है। तो भजन और गज़ल, सेमी क्लासिकल के स्टेज शो वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपने जितने भी पार्श्व गायक हैं उनमें जो चुनिंदा, जो आपके पसंदीदा हैं, वो आपने किन किन को संगीत निर्देशन में गवाया है? सतीश जी, ईश्वर की कृपा से बस लता जी, चूँकि वो बहुत ही सीनियर हैं और लगभग रिटायरमेंट लिए हुए वर्षों हो गए, लता जी, आशा जी के अलावा वर्तमान में जितने भी प्रख्यात पार्श्व गायक हैं, सुरेश वाडेकर जी, कविता जी, सोनू निगम जी, श्रेया घोषाल, सुनिधि, कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, जितने भी वर्तमान में गा रहे हैं, उन सब ने मेरे संगीत निर्देशन में गाया है और स्टेज शो सबने साथ किए हैं। रिसेंटली अनूप जलोटा जी की और मेरी एक एल्बम भजन की, वाह, समर्पण नाम से, वो HMV कंपनी ने निकाली है, जिसमें मेरा संगीत भी है और अनूप जलोटा जी ने और हमने साथ कुछ डुएट और कुछ सोलो ऐसे साथ साथ भी गाया। सूर्यनगर की दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपको सबसे आसान गायक कौन मिला जिसको आपने संगीत निर्देशन दिया, और सबसे मुश्किल कौन गायक मिला जिसको आपने संगीत निर्देशन? आपका सवाल थोड़ा मुश्किल है। मैं हर गायक के साथ मेरा अलग अनुभव रहा और सभी बेहद अच्छे हैं और बहुत काबिल हैं, तभी आज उस मुकाम पे हैं। फिर भी थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत का मेरा बेस है, तो जो सीखे हुए गायक हैं उनके प्रति एक सहज मेरी आदर भाव ज़्यादा रहता है और सरलता रहती है। मेरा कंपोजिशंस वो अच्छे से समझते हैं डेप्थ में। तो सुरेश जी, अनूप जी, सोनू जी, श्रेया, कविता जी, सब लोग बहुत ही अच्छे से, सभी अच्छे हैं, मगर इन लोगों का चूँकि शास्त्रीय आधार भी बहुत अच्छा है, तो इनके साथ काम करके और थोड़ी सरलता लगती है। अच्छे से कंपोजिशन समझते हैं और बहुत अच्छे से उसको अदा करते हैं। तो हमें ये बताइए हेमंत जी, आप इतने व्यस्त रहते हैं बम्बई में, और आपका जोधपुर आगमन किस सिलसिले में हुआ? आप यहाँ पर क्या आपका प्रयोजन है? जोधपुर आने का मेरा एक बहुत ख़ास, एक कहना चाहिए स्पेशल एक प्रयोजन है, और वो ये कि जोधपुर की हमारी जो गायन के क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं
उनके विकास के लिए, उनको एक मंच देने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए यहाँ की संस्था संगीत किसलय ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए, वॉइस ऑफ जोधपुर करके। और उसका मेगा फाइनल राउंड उन्होंने 28 को आज शाम को रखा है। तो उसके जजमेंट के लिए, निर्णायक के लिए मुझे आमंत्रित किया, तो जो मैं बहुत खुशी से, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि नई प्रतिभाएं आए, उनको मंच मिले, और नई प्रतिभाओं जिनको मंच नहीं मिलता तो वो किस मनस्थिति से गुजरती हैं ये मुझे पता है, क्योंकि स्ट्रगल मैंने भी किया है। और नई प्रतिभाओं को कहाँ कहाँ बैरियर आते हैं, मतलब कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी आवाज़ को बनाने के लिए, गायकी को बेहतर करने के लिए, और एक अच्छे सफल गायक बनने के लिए, और ख़ास तौर पर पार्श्व गायक बनने के लिए जो गुण चाहिए, वॉइस क्वालिटी है, आपका शब्द ज्ञान है, आपका उच्चारण है, भाव को समझ के उसका संप्रेषण करने की क्षमता है, ये सब जो गुण हैं, और सबसे ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग बाकायदा, थोड़ा सा शास्त्रीय आधार तो कम से कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा करें अच्छा है, मगर ये भ्रांति है लोगों में कि हम सिर्फ 2 गाने 5 गाने याद कर लें किन्हीं भी मशहूर गायक के, या उनके जैसा टोन बना लें और हम गा लें तो हम अच्छे सफल गायक हो सकते हैं। ये मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जब हम उनको नया गाना देते हैं उनकी आवाज़ को पसंद करके, तो हम जानते हैं कि स्टूडियो में फिर क्या होता है। तो वो अच्छा, तो यहाँ पर मैं समझूं कि आप जोधपुर के जो जिज्ञासु सिंगर हैं उनको क्या आप ऐसा कुछ टिप्स भी देके जाएंगे? यहाँ पर कोई वर्कशॉप करने का है आपका? जरूर मेरा खुद का भी मन हमेशा रहता है, और संगीत किसलय संस्था ने भी इस बारे में प्रयास किए हैं, और मेरा हमेशा से आग्रह रहता है कि बच्चों को और जिज्ञासु गायक गायिकाओं को वो बातें, वो मालूमात हों कि जो आगे जाने पे उनको फेस करनी पड़ती है, मगर यहाँ उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो उस बारे में पूरी वर्कशॉप और उनको ट्रेनिंग देने का मेरा इरादा है, और वो आयोजित की भी गई हैं, और उसमें जो भी प्रतिभागी हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उससे सीख के वो टिप्स उनको ज़िंदगी भर काम आएगा, एक ही प्रतियोगिता में नहीं, उनके कैरियर में वो बातें उनके काम आएंगी। मतलब आपका कहने का ये है कि उनको विधिवत शिक्षा तो लेना जरूरी है संगीत क्षेत्र में, यदि आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप शौकिया गायक हैं, बहुत अच्छा, आप जैसा गाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं, अगर आप कैरियर के रूप में संगीत को लेना चाहते हैं, तो मेरा यही सभी नवोदित कलाकारों से यही संदेश भी है, और अपना अनुभव मैं बांटना चाहता हूँ कि आपको अपना बेस बहुत मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आपको अगर शास्त्र का मालूम नहीं है, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, और आपको वॉइस कल्चर का मॉड्यूलेशन का पता नहीं है, तो आप प्लेबैक सिंगिंग में कतई सफल नहीं हो सकते। ये ऐसा मैं मानता हूँ। हेमंत जी, आपने एक बात कही थी अभी, आपने गुरुओं का जब परिचय दिया तो उसमें एक नाम आया, हमारे बहुत ही जाने माने तबला वादक पंडित गुदई महाराज का। जी। तो गुदई महाराज के बारे में मैंने सुना है, वो आपके दादा गुरु हैं, और गुदई महाराज के ही शागिर्द आर.डी. बर्मन जी भी रहे हैं। तो मेरे को एक सवाल आ रहा है कि जितने भी फेमस संगीतकार हैं, इनमें एक कॉमन चीज मेरे को मिलती है, वो क्या कारण है, वो कॉमन चीज क्यों मिलती है? मेरे को ऐसा सुनने में आया जसराज जी भी तबला बजाते थे, मेरे को सुनने में आया गुलाम अली जी भी तबला बजाते थे, और हमारे आर.डी. बर्मन जी भी तबला बजाते थे। तो ये जितने भी मशहूर संगीतकार हुए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी रिदम प्लेयर करते थे, मणि जी भी करते हैं, तो ये जितने भी संगीतकार हैं, ये तबला पहले क्यों इन्होंने सीखा, इसका क्या कारण है? मेरे को ये नहीं समझ। केवल हम स्वर का ध्यान रखें, ताल का नहीं रखें, या केवल ताल का रखें, स्वर का ना रखें, तो बात अधूरी रहती है। इसलिए ताल का ज्ञान भी स्वर के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छे गायक को, काबिल गायक को ताल पे भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। और जहाँ तक बात आपने संगीतकारों की कही, आर.डी. बर्मन साहब की, एल.पी. साहब की, रविंद्र जैन जी की, ये लोग ताल के भी बड़े मास्टर हुए हैं, और इतना इनका फिल्म संगीत के माध्यम से इतना बड़ा योगदान है कि सुगम संगीत के क्षेत्र में जैसे दादरा, कहरवा, 6 मात्रा 8 मात्रा की तालें हैं, जिनमें 80% धुनें, लोकगीत और फिल्म संगीत सारा 6 और 8 मात्रा में है। जितने हिट गाने मिलेंगे जो आम आदमी समझ सकता है, वो 8 मात्रा, जय जगदीश हरे से लेके ये देश वीर जवानों से लेके कोई भी फोक जो हिट है
जो द्रुत में गा बजा सकते हैं, डांस करते हैं, मतलब दादरा और कैरवा, ठीक है। अब उसका पैटर्न क्या होगा, 6 मात्रा का कौन सा, इस तरीके से वो 6 मात्रा बजे कि गरबा भी है गुजरात का, वो बीट भी 6 मात्रा पे, मगर उसकी द्रुत लय है कि मध्य लय है कि अति विलंबित है, ये हमारे कंपोजिशंस की डिजाइन पे पैटर्न ये तय करते हैं। तो ये इतनी बारीक बात है, जैसे हम कोई नई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो इसको जब तक उतनी ही बारीकी से ताल को नहीं समझेगा गायक और संगीतकार, तो कैसे डिजाइन करेंगे। या हेमंत जी, मैं चाहता हूं कि आप जो आने वाले समय में जोधपुर में वर्कशॉप करने वाले हैं, जो आपका बहुत बहुमूल्य समय है वो निकाल के आए हैं, तो क्या इन सब की जानकारी यहाँ के युवाओं को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो इस बात को समझें कि स्वर और ताल दोनों की उनके गायन में बहुत बराबर इम्पोर्टेंस है, और उनको ताल भी सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना स्वर को समझना है। तब जाके उनकी परफॉर्मेंस, उनका गायन एक संपूर्णता को प्राप्त करेगा, और वो खुद मतलब पूरी कमांड के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। और ये पैटर्न जो हैं, बल्कि उनको सीखना चाहिए। कोई भी गाना पुराना आप उठा के देखिए, हर संगीतकार की एक खास खुशबू थी उसमें, उनका धुन बनाने का तरीका से लेके उनके ताल वाद्य के जो पैटर्न्स वो इस्तेमाल करते थे। आप देखिए आर डी बर्मन जी ने फोक के साथ वेस्टर्न को सबसे पहले, तो आप तुम्बा के, ड्रम के जो बीट्स हैं वो सबसे पहले आर डी बर्मन साहब ने बहुत खूबसूरती से, और पहली बार हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उनको, इवन साइड रिदम हमारे यहाँ बोलते हैं, तो कंघा है ना, वो मंजीरे हैं, दुनिया भर के कमाकस है, इतने इंस्ट्रूमेंट वो लेके आए, और इतना खूबसूरत उन्होंने उनका प्रयोग किया कि कई गानों में तो वो साइड रिदम ही हावी है, कंपोजिशन से पूरे पे वो एक चीज हावी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हेमंत जी कि आपने जहाँ गायन भी किया, जहाँ पे गायक कलाकारों को संगीत निर्देशन भी दिया, वहाँ पे हमको कुछ जानकारी मिली है आपके बारे में कि आप नृत्य में भी कोई विशेष कलाओं के साथ जुड़े हुए रहे? मैंने नृत्य नाटिकाओं का संगीत निर्देशन किया। नृत्य मेरा विषय नहीं रहा, पर मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ, और वो एक अलग विधा है। मगर नृत्य नाटिकाएं मैंने लगभग 12 से 15 शास्त्रीय संगीत पे आधारित नृत्य नाटिका, जिनमें जैसे शिव महिमा है, नारी शक्ति है, मीरा है उनके जीवन पे, दुर्गा, ऐसे पूरे जो हम बैले बोलते हैं, बैले फॉर्म में डांस ड्रामा हम कह सकते हैं, उस फॉर्म में पूरी एक स्टोरी, एक मैसेज देते हुए म्यूजिकल डांस ड्रामा, तो वो किया, जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया। और ये मैं कह सकता हूँ कि वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि वो काम चंद लोगों ने किया है, रविंद्र जैन साहब या सिद्ध देसाई साहब जैसे गुणी लोगों ने, और जनरली लोग कंपोज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपकी एक प्यारी बिटिया भी है, तो आपने अभी नारी शक्ति का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। जी। तो नारी शक्ति को क्या आप पूरा मान सम्मान अपनी पुत्री को भी देते हैं? क्या वो भी गाती है? बिल्कुल। क्या वो भी इस फील्ड में आगे आ रही है? बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, मेरी 2 बेटियां हैं, सरगम और स्वरा। वाह। तो सरगम भी पूरी तरह से संगीत को समर्पित है, और अभी वो MA इन म्यूजिक कर रही हैं। और आइडिया धूम मचा दे NDTV में जिनका एक कार्यक्रम आता था, तो 2008 में वो बच्चों के कार्यक्रम में विनर रही हैं, और जसविंदर नरूला जी और उन्होंने एक साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस। तो हम यहाँ पर माने कि आप अपनी बेटियों को वही मान सम्मान देते हैं जो लोग बाग जनरली पुत्रों को देते हैं, तो पुत्रियों को भी आप बराबर सम्मान दे रहे हैं, नारी शक्ति को भी आप दे रहे हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं, और पुत्र पुत्री का तो कोई भेद ही नहीं है। मैं तो संगीत का उपासक हूँ, और संगीत का प्रतिभा जहाँ भी दिखती है, मैं पूरा दिल से चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, पोषित हो, पल्लवित हो। हेमंत जी, हमारे दर्शक बड़े बेताब है कि इतनी देर से खाली बातें हो रही है, आपका जीवन परिचय हो रहा है, तो हमें पहले तो हम चाहेंगे कि कोई भी मशहूर गजल गायक की आप कोई सुंदर बंदिश हमें सुनाए। जी, मुझे गजल बहुत पसंद है, गुलाम अली साहब की, शोज में भी गाता हूँ। अभी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। वक्त अच्छा भी आएगा ना से, वक्त अच्छा भी आएगा ना से, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, दिल में एक
लहर से उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तुम तो यारों अभी से थक बैठे, तुम तो यारों अभी से थक बैठे, शहर में रात जागती है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्या बात है हेमंत जी। हमारे दर्शक ये भी चाहते हैं कि जहां आप किसी की गाई हुई रचना को बखूबी निभा रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि बेसिक आपका बड़ा अच्छा मजबूत है जी, तो यही सब जानकारी आप जोधपुर में देने के लिए आए हैं। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप स्वयं अपना कंपोजिशन भी गाते हैं? बिल्कुल, तो कंपोजिशंस ही गाता हूँ, ये फरमाइश पे मैं गाता हूँ। और अभी रिसेंटली HMV ने समर्पण नाम से मेरा एल्बम निकाला, जिसमें अनूप जलोटा जी ने और मैंने साथ साथ गाया है, और संगीत उसका मेरा दिया हुआ है। उसकी एक कंपोजिशन मुझे जो अभी याद आ रही है फिलहाल, क्योंकि बिना हारमोनियम तबला आपको मालूम है वो मूड उतना नहीं बनता, मगर जैसा कोशिश करता हूँ। ये केवट पसंद पे एक रचना है डॉक्टर हरिराम आचार्य जी की। गंगा में सुर गूंजे गूंजे गूंजे, हैया हो राम हो राम हो राम हो। गंगा में सुर गूंजे हैया ओ हैया, गंगा में सुर गूंजे हैया ओ हैया, राम जी को रघुवर को, राम जी को लेके चली केवट की नैया, हाँ राम जी को लेके चली केवट की नैया। संग सोहे सिया और लखन भैया, संग सोहे सिया और लखन भैया, राम जी को रघुवर को, राम जी को लेके चली केवट की नैया, राम जी को लेके चली केवट की नैया। प्रभु जी जो कोटि कोटि जीवों को तारते, भक्तों को भव सागर पार है उतारते, परवश हो चढ़े आज केवट की नौका, भक्त भगवान का ये खेल है अनोखा, खेल है अनोखा, खेल है अनोखा। बना एक भक्त आज प्रभु का तरैया, बना एक भक्त आज प्रभु का तरैया, राम जी को रघुवर को, राम जी को लेके चली केवट की नैया, राम जी को लेके चली केवट की नैया,
रामा हो रामा रामा, 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 रामा हो रामा रामा। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं, एक खास मुलाकात लेके आएंगे हम आपके लिए। दर्शक कहीं जाए नहीं, बने रहें। हमारे बीच आने वाले हैं जल्द ही नीलम जी लुक्कड़, जो नाटक निर्देशिका हैं, वो हमारे बीच आने वाली है। तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। चैनल 24 न्यूज़ प्लस में एक खास मुलाकात आज हम करने जा रहे हैं। नीलम जी लुक्कड़ जो हमारे साथ स्टूडियो में है, जो NSD से पास आउट है। हम इनके पूरे नाटक के सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं और आज वर्तमान में कहाँ तक आप हैं। तो मैं नीलम जी आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पहले तो मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि आप जब उस दौर में ड्रामा सीखने के लिए गए तो आपको कोई परेशानी हुई या नहीं हुई, उसके बारे में पहले आप हमको बताइए। नमस्कार। सबसे पहले सूर्य नगरी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैंने अपनी जो यात्रा शुरुआत मेरी जो हुई वो स्कूल टाइम से ही हो गई थी और 96 में जो है वो प्रोफेशनली जो है वो मैंने नाटक का मंचन शुरू किया था और लखनऊ इप्टा जो है वहाँ से मेरी प्रोफेशनली शुरुआत हुई। वहाँ से जिसे आप कह सकते हैं कि मेरी एक ट्रेनिंग शुरू हुई। उससे पहले स्कूल में, कॉलेजेस में हम करते रहे, अपने आप हमने नाटक लिखा। नाटक हमारे ज़माने में जो है कुछ ऐसा कोई निर्देशक ऐसे हुआ नहीं करते थे स्कूल में, या ड्रामा टीचर नहीं हुआ करते थे जो बताएं कि आपको ऐसे करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक हमें अपने आप ट्रेनिंग मिलती रही और हम नाटक तैयार करते रहे। और 90s में जो है मैं उप्टा से जुड़ी और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और लखनऊ BNA में मेरा सिलेक्शन हुआ 94 में और 96 से 99 में NSD में, और उसके बाद मेरी शुरुआत हुई। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि क्या मुश्किलात रही, ये मुश्किलात रही उस ज़माने में कि लड़कियों को जो है वो बहुत खुलकर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था और हमारी जो ये विधा है नाटक की या फिल्म की, उसे कोई बहुत सकारात्मक तरीके से नहीं देखा जाता था। आज जो है, आज के जो माता पिता हैं या आज का जो माहौल है वैसा माहौल था नहीं। पर एक आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे पिताजी ने और मेरे माताजी ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला और कभी भी जो है मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे ये विधा चुनने के लिए जो है मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जब मैं अपने परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली में जब जाती थी तो एक काफ़ी बड़ा सवाल रहता था कि नाटक क्यों नहीं आप MBA करती हैं। और मेरा एयर इंडिया में एयर होस्टेस सिलेक्शन भी हो गया था। मेरा सपना भी था कि मैं पायलट बनूं। तो ये एक मुश्किल दौर था। सिवाय मेरे फैमिली के बाकी सारे लोग अपोज करते थे, ये तो था, ये रहा। बट सम हाउ जो है वो एक यात्रा जो है इप्टा और इप्टा के बाद BNA के बाद NSD के बाद NSD रेपेट्री, फिर उसके बाद पूरे भारत में नाटकों की कार्यशाला और उनका मंचन, स्क्रिप्ट लेखन, ये चलता रहा। और मुश्किलों का सामना करते करते भी जो है हम वो आगे बढ़ते रहे और शायद इसी का नाम जो है और नाटक है जो अटके ना। नीलम जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही और आपके परिवार में आपके पिता ने आपका बहुत समर्थन किया। तो हम जानना चाहेंगे, क्या आज आप गृहिणी हैं आज, तो क्या आपके जो हस्बैंड है वो उतना ही सपोर्ट आपको करते हैं?
जी हाँ, मैं इस बारे में जो है वो बहुत भाग्यशाली मानूंगी अपने आप को कि सूर्य प्रकाश लूणकर जो मेरे हस्बैंड हैं, इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ जो कि जोधपुर से ही हैं, जोधपुर मेरा ससुराल है, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी। और वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना होने की वजह से, ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से, लेकिन वो खुले दिल से जो है पूरा परिवार मुझे, मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे पूरा परिवार जो है वो मुझे सपोर्ट करता है। और ये इसे खुशकिस्मती तो जरूर कहेंगे। वाह, तो ये मैं ये मानूं कि आपका पहले पिताजी का समर्थन मिला, उसके बाद में आपका ससुराल में भी वो आपको मान मिल रहा है और आप इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका एनएसडी से निकलने के बाद में बम्बई की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, हमारे जोधपुर के दर्शक जानना चाहेंगे। जी, मैं एनएसडी जब 99 में पास आउट हुई तभी मेरे पास जो है बहुत सारे सीरियल और लीड रोल के लिए और फिल्म के लिए जो है ऑफ़र थे, पर उन दिनों जो है वो मैं मुंबई जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने जो है वो एनएसडी रेपेट्री ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने जो है वो काफ़ी सारे नाटक जो है एज एन एक्टर परफॉर्म किए। और उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद मैंने रिज़ाइन करने के बाद मैंने जो है वो पूरे भारत में बहुत सारी कार्यशालाएँ जो हैं वो कंडक्ट करी, वर्कशॉप कंडक्ट करी, नाटक डायरेक्ट किए। और उसके बाद मैंने जो है वो 2010 में मुंबई जाने का मन बनाया और 2010 में मैं मुंबई गई। और तिग्मांशु धूलिया जी जो मेरे फिल्म के आप गुरु भी कहिए और मेरी पहली फिल्म भी कहिए, उन दिनों पान सिंह तोमर का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। मैं उस TDS फिल्म प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ी और मेरा बहुत ही उम्दा और जिसे कहते हैं बहुत सीखने लायक और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। और फिर उसके बाद हमने मिलन टॉकीज़ का प्री प्रोडक्शन किया और हमने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और उसके बाद हमने साहिब बीबी और गैंगस्टर पार्ट 1 के स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर कास्टिंग से लेकर कॉस्ट्यूम कई सारी जो है वो डिपार्टमेंट में मैं इन्वॉल्व रही। और मैं तिग्मांशु धूलिया सर का ज़रूर शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मेरी पहली फिल्म रही और उन्होंने जो है वो एक आँख बंद करके कहें या जो उनके अंदर उन्होंने मुझे किस नज़र से परखा और जो मुझे स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं कि मैं क्योंकि हिंदी बेल्ट से बिलोंग करती हूँ, लखनऊ और बनारस से, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारी भाषा में हिंदी का कहीं ना कहीं समावेश रहता ही रहता है। आप इसे कहें कि हमें परवरिश में मिलती है। और लखनऊ में पढ़ाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई होने की वजह से कुछ उर्दू का भी जो है हाथ हमारे ऊपर रहा। तो स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर कास्टिंग, और सर ने मुझे एक बड़ी ही एक कंप्लीट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं उसके लिए मुझे तैयार किया और फिल्म में मैं इन्वॉल्व रही। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि मैं एक्टिंग में भी जाऊं। उसके बाद मैंने 2 फिल्में भी करी और मैं उसके बाद फिर मेरा मुंबई और दिल्ली, क्योंकि मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, तो और मैं बहुत सारी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूं, तो मैं दिल्ली, मुंबई और इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में ही जो है मेरा जो है वो आना और जाना लगा रहता है। ये जोधपुर में आप कौन से इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और क्या प्रायोजन आपका रहा है जोधपुर आने का, वो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? हाँ, मैं जो है वो सबसे पहले तो सतीश जी आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया। और मैं जो है वो वॉइस ऑफ जोधपुर जो संगीत किसलय संस्थान जो आयोजित कर रहे हैं, ये 2nd सीज़न है और इसके मेगा फाइनल जो कल होने वाला है वो उसके लिए एज अ जज इनवाइट किया गया है। और पिछले साल भी जो है वो मुझे एज अ जज इनवाइट किया गया था और ये बहुत ही कमाल का इवेंट है। और मुझे लगता है कि जोधपुर के सभी म्यूज़िक से जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो संस्थान और इस पूरे इवेंट के साथ जुड़ें। आप दर्शक की तरीके से आएँ, आप जो है इसे सुने और इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके लिए जो है वो मुझे इनवाइट किया गया, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो क्या यहाँ पर आप कोई कार्यशालाएं भी करने वाले हैं ड्रामा की? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना ये है कि थिएटर जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट जिसे कहते हैं कि एक पैकेज है, क्योंकि उसमें जो है वो कहते हैं कि एक संगीत भी उसमें जुड़ा है, उसके बिना नाटक जो है या जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट नहीं होती है। और पेंटिंग भी जुड़ी हुई है, विजुअल्स के बिना कुछ कंप्लीट नहीं होता है। तो नाटक में जो है इन सारी चीज़ों का समावेश है। तो आप जब भी किसी भी किस्म की प्रस्तुति करने जाते हैं तो आपका जो है पर्सनैलिटी किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रामा का इसमें एक अहम रोल है। तो मैं जो है वो यहाँ के बच्चों के साथ और बड़े लोगों के साथ ये वर्कशॉप
जो है वो ज़रूर कर रही हूँ, और जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, और अपने आप के लिए जो है खुद को जानना, सेल्फ इवैल्यूएशन जो है, और जैसे कि गाना भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं या कोई भी कंटेंट आप चूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर सूट करता है या नहीं करता है, और आपके जो है वो ग्रोथ को या अचीवमेंट को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, ये बहुत मायने रखता है। आपका जैसे कोई नाटक चुनना या कोई गाना चुनना उतना अहम है, उससे ज़्यादा अहम ये है कि आपने क्या चुना है, और उसके बाद जो तीसरा लेवल आता है कि आप उसे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आप जो पात्र ले रहे हैं उस पात्र में आप पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं। और दूसरा एक आपने बात जोड़ी इसमें कि जो नाटक हम करते हैं और नाटक में आप जब निर्देशन देते हैं उसमें संगीत का भी बड़ा योगदान है, तो इसका मतलब आप संगीत से भी थोड़ा जुड़े हुए हैं इसमें। जी, मैं जब NSG में थी तब बाबा कारंत, जो बहुत बड़ा नाम है और पूरी दुनिया उनसे वाकिफ है, म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, और तो बाबा कारंत के निर्देशन में नाटक किए और उनको असिस्ट भी किया, और अपने प्लेस के बहुत सारे म्यूज़िक जो है वो लाइव भी किए। पर मैंने ये सीखा कि आप इसमें ये समुद्र की मतलब एक बूंद है। 40 से ज़्यादा नाटक डायरेक्ट कर चुकी हूँ, उस कई उन नाटकों में जो है वो लाइव म्यूज़िक भी दिया है, पर हर बार ये लगता है कि एक नई शुरुआत है और कुछ नया सीखना है। तो म्यूज़िक का जिसे कहते हैं कि नाटक को जो है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा जो है उसको ऊपर उठा के लाता है म्यूज़िक। मुझे लगता है कि म्यूज़िक जो है वो किसी भी प्रस्तुति की जान होती है। क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मैं ये समझूं यहाँ पर कि कोई भी अगर कलाकार मंच पे प्रस्तुति दे रहा है तो उसका भाव पक्ष जब तक उभर के नहीं आता, जब तक उसके साथ संगीत नहीं जुड़ा हो, मैं यहाँ पर ये समझूं इस बात को कि जी हाँ, ये एक हद तक आप ये समझ सकते हैं। पर नाटक की प्रस्तुतियों की कई सारी विधाएं हैं, तो कई विधाओं में जो है वो म्यूज़िक जो है क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ किया जाता है, किसी में मॉडर्न म्यूज़िक यूज़ किया जाता है, किसी में एक्सपेरिमेंटल होता है, तो कई नाटक ऐसे भी हैं जहाँ भी म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो उन्होंने ऐसी विधा चुनी है, जिस निर्देशक ने जो भी नाटक उठाया है तो उन्होंने ये विधा चुनी है कि वो म्यूजिक नहीं रखना चाहते हैं, वो शायद साइलेंस के साथ जो है साइलेंट एक खेलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि साइलेंट भी अपने आप में एक आवाज़ है, और मैं इस बात से एक हद तक सहमत हूँ कि बिना म्यूजिक और बिना संगीत के परफॉर्मेंस वो अधूरी सी लगती है, ये तो मैं मानती हूँ। नीलम जी, मैं यहाँ चाहूँगा, मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि नाटक के अंदर जो हम हिंदी में पढ़ा करते थे 9 रस, तो क्या 9 रसों का नाटक में भी कोई उसका? जी हाँ, बिल्कुल। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, जिसे कि 5वां वेद कहा गया है, जिस तरीके से आप एक म्यूजिक में पारंगत और जिसे कहते हैं कि आप एक मास्टर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप नाटक के क्षेत्र में अगर ये काम करना चाहते हैं, निर्देशन करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 9 रस का जो उसमें जो जिक्र हुआ है, बिना जिंदगी जो है, जीवन जो है वो बिना रस के बिना जो है वो बिल्कुल रसहीन है। तो मुझे लगता है कि ये 9 रस जो हमारे जीवन में है, नाटक की उन चीज़ों को उभार के लाता है, उसे अंडरलाइन करता है और उसे जब जीता है। और मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि अरस्तू ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उनकी जो जब हम लोगों को ये सारा पढ़ाया जाता है तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ कही जाती है, कैथारसिस। 9 रस जो है वो जब आप किसी नाटक को देखते हैं और दर्शक जब उसके साथ होता है और उस पूरी यात्रा को, उस पूरे जो एक कलाकार जीता है, तो जब दर्शक भी उसी पल को जीता है, तो उसका जो एक एरिस्टोटल के हिसाब से जो उसका कैथारसिस होता है, तो उसके जो सारे जिस भी तरीके के जो भाव हैं वो सारे निकल जाते हैं, तो एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग की जो है वो रचना होती है। ये प्लूटो एंड एरिस्टोटल का मानना है। तो नाटक में 9 रस का बड़ा अहम रोल है, और एक बैलेंस्ड समाज की जो एक संरचना बनाने के लिए मुझे लगता है कि नाटक में ये 9 रस का बहुत ही अहम रोल है। तो नीलम जी, हमने ये तो आपकी बातें सुनी, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी नाटक के अंदर, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 9 रस में से कुछ रस ऐसे हों जो आपको प्रिय हो, उनका आप थोड़ा सा हमारे को एक्ट करके बताएंगे?
एक्ट करना तो खैर यहाँ पर इतना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि मेरा जो टू एक्सट्रीम जो है वो बहुत प्रिय है। जैसे मैंने विजय तेंदुलकर साहब के नाटक हैं बहुत सारे, तो मैंने खामोश अदालत जारी है, वो एक ट्रेजेडी है, और मॉलियर का प्ले है वो है कंजूस, जो हिंदी और उर्दू एडेप्टेशन है, वो कॉमेडी प्ले, वो मैंने IIT कानपुर के साथ और IIM लखनऊ के साथ किया है। और कमाल की बात यह है कि हमने उसमें फर्स्ट प्राइज़ भी जीता। और खामोश अदालत जारी है जैसे वो एक पुरुष और स्त्री के रिश्ते के ऊपर जो है बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, तो वो हमने ट्रेजेडी भी करी। तो कमाल की बात ये रही कि मेरी इस पूरी यात्रा के दौरान में मैंने दोनों जो एक्सट्रीम जिसे कहेंगे आप, रस कहिए या इमोशंस कहिए, वो जो है मैंने उन दोनों पक्षों को उठाया और इस तरीके के नाटक जो है वो मैंने बहुत यूथ के साथ डायरेक्ट किया। तो नीलम जी, हम अब आपसे विदा चाहेंगे। चैनल 24 न्यूज़ प्लस की ये मुलाकात यहीं समाप्त करेंगे हम, और आगे नई मुलाकात के लिए दर्शक इंतजार करते रहें। नमस्कार।